चैनल पे भिकना पहाड़ी पे एजाज क्लिनिक में अभी हम आए हुए हैं और यहाँ के संचालक आप हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये अस्पताल कब से है और किस तरीके से यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है, क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है लोगों को। अपना परिचय सबसे पहले सर दीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टर शहजाद, मैं एजाज क्लिनिक में एक जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हूँ और सॉर्ट ऑफ एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ। एजाज क्लिनिक तो बहुत दिन से इस्टेब्लिश्ड है। डॉक्टर एजाज अली इज़ द फाउंडर ऑफ दिस हॉस्पिटल और ये कम से कम 40 साल इसको हो चुके हैं। लेकिन मैंने इस जगह को ज्वाइन करा है 2017 अगस्त सितंबर के रेंज में। और ये हॉस्पिटल स्पेशलाइज करता है मल्टीपल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ जैसे कि गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, कोलन कैंसर, स्टमक अल्सर, स्मॉल बाउल कैंसर, यूट्रस संबंधी इश्यूज़ में भी डील करता है। ये ओवेरियन संबंधी इश्यूज़ में डील करता है। एक्यूट इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसीज जैसे रप्चर्ड अपेंडिक्स, हटा हुआ अपेंडिक्स, रप्चर्ड गॉल ब्लैडर, रप्चर्ड आंत फट गई है किसी पेशेंट की, सिक हो गए हैं, हर्निया फंस गया है, और कॉम्प्लेक्स हर्नियाज जो कि बहुत जगह पे फेल कर चुके हैं वैसे हर्निया, तो उस पर भी डील करते हैं हमारा हॉस्पिटल। सर आपने जितनी भी चीज़ें बताई है उससे जानकर के तो यही लगता है कि जितने भी इमरजेंसी सेवाएं होती हैं जिसको कहा जा सकता है कि जिसका इलाज अभी तक पटना में कहीं न कहीं जो है सो हर जगह संभव नहीं है, वैसे ही एजाज क्लिनिक में यहाँ पर में जो है सो सारी उस इमरजेंसी बीमारियों का इलाज यहाँ पे मौजूद है। सर अगला सवाल हमारा ये रहेगा सर, आपने जो बोला है गैस्ट्रोलॉजी के बारे में और लेप्रोस्कोपी के बारे में सर, तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो सर्जरी की जाती है उसमें कहीं न कहीं जो है सो कुछ लोगों का मानना है कि काट छांट का भी कुछ असर होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो क्या है ये लेप्रोस्कोपी, किस तरीके से सर्जरी होती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का बस यही मतलब होता है, चीरा करा है, इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशल होते हैं उसके, और उसमें एक टेलीस्कोप होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं और वो छोटे चीरे से वही चीज़ अकम्प्लिश कर सकते हैं जिसके लिए अदरवाइज बड़ा चीरा करना पड़ने की ज़रूरत पड़ती है जी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसकी स्किल सेट बहुत डिफरेंट चाहिए उस पर ऑपरेट करने के लिए। जनरली टिश्यूज़ को छू करके आप देख नहीं सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से फील करना होता है जिसको हैप्टिक फीडबैक कहा जाता है, तो वो सब चीज़ों थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। बहुत सी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही होती है, तो इस तरीके से वो डिफरेंट है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है मिनिमली इन्वेजिव या मिनिमल एक्सेस सर्जरी का, जिसमें कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर सकते हैं छोटे इंसिजन से। मतलब कि सर जैसे पहले जो है सो चीरा और टाका लगाया जाता था और घाव भी बहुत देर समय के बाद भरता था और ब्लडिंग भी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा आपने कहा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा आपने कहा है सर, उससे यही लगता है कि छोटे से सर्जरी और छोटे से कट मार्क करने से उतना ज़्यादा ब्लडिंग का तो लॉस नहीं होगा। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर कि अपने इस हॉस्पिटल में जो है सो फार्मेसी और ICU OT ये सारी और कौन कौन सी विभाग है, यहाँ पर में कौन कौन सा इलाज होता है, सिर्फ इसी सर्जरी का इलाज होता है या और भी किसी तरह का इलाज? हमारा हॉस्पिटल हमेशा से सर्जिकल सेंटर की तरह रहा है, लेकिन कोई सर्जिकल पेशेंट नहीं होते। हर पेशेंट में मेडिकल इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर की परेशानी होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट डिजीज़ होना, किडनी डिजीज़ होना, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत कॉमनली यहाँ देख रहे होते हैं। तो इवन दो हम बहुत स्पेशलाइज्ड सर्जिकल सेंटर है, बट हमारे यहाँ बहुत से कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम का भी इलाज हो रहा होता है। हम अकेले वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ मल्टीपल डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं। इंटरनल मेडिसिन के दो कंसल्टेंट्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर सालिक हैं, डॉक्टर राशिद हैं। उसके बाद हमारे पास एंडोस्कोपी की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके लिए डॉक्टर संजीव हैं जो कि बिहार के वन ऑफ द बेस्ट ERCP के समझिए प्रोसीजरलिस्ट हैं। उसके बाद हमारे साथ दो अमेजिंग यूरोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हैं और यूरोलॉजी के सारे प्रोसीजर्स, किडनी स्टोन, यूरेटर, किडनी के आगे की नली में फंसा हुआ स्टोन, ये सब की इमरजेंसी सर्जरी भी और इन सब की इलेक्टिव सर्जरी भी यहाँ हो रही होती है। जैसे आपने पूछा कि ICU के बारे में, तो हमारे यहाँ दो तरह का सेटअप है। प्रोग्रेसिव केयर यूनिट, ऐसे पेशेंट जिनको मॉनिटरिंग चाहिए होती है अवेलेबल है, और ICU इंटेंसिव केयर यूनिट जिसमें कि 1-on-1 नर्सेज 1-on-1 चाहिए पेशेंट की, वो भी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर पेशेंट सेप्सिस में हमारे पास आए, ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास सेप्सिस जिनको ICU केयर चाहिए होता है, उनको कभी कभी वेंटिलेटर चाहिए, उनको मल्टीपल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए दवाएँ चाहिए होती है, जिनको नॉरएपिनेफ्रिन, वेसोप्रेसिन, डोपामिन, मल्टीपल डिफरेंट स्टेरॉइड्स, इन पेशेंट्स को इन पर भी डालना पड़ता है, तो वो भी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत आराम से अवेलेबल है और हम डे टू डे बेसिस पे इस तरह के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं।
आखिरी में सर सवाल आपसे यही रहेगा कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा आप अपने तरफ से और अपने इस एजाज क्लिनिक की तरफ से? ये बहुत लोडेड सवाल है, लेकिन अगर 3 फाउंडेशनल पिलर्स में अगर हम डाल दें तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले ज़माने की जो मेडिसिन होती थी, सबसे पहला जो मेडिसिन आया था इलाज होता था बिना जाने हुए। सेकेंड मेडिसिन आया, हम डायग्नोसिस पे बहुत फोकस करा और फिर हमने इलाज करा। ये मेडिसिन 3.0 जो टॉप मोस्ट रिसेंट मेडिसिन आ रही है, इसमें हम चीज़ों को बिगड़ने नहीं दे रहे हैं, उससे पहले प्रिवेंट कर रहे हैं। तो 3 फाउंडेशनल पिलर जो अगर उसकी बात करेंगे तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप बहुत ज़रूरी है हर इंसान को। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज रोज़ होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में काफ़ी आगे हम जा सकते हैं, बट ये 3 फाउंडेशनल पिलर हैं। इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं, डिजीज़ नहीं, हेल्थ। हम हॉस्पिटल हैं, डिजीज़ पर फोकस करते हैं, बट एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोगों का फोकस हेल्थ की तरफ जाना चाहिए। चलिए सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नर्सेज प्रॉब्ली पहले नंबर पे होंगे पेशेंट केयर में, दूसरे नंबर पे नहीं, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं पेशेंट के साथ अगर उस पर सर्जरी कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे खर्च करें, बट ज़्यादातर टाइम पेशेंट वार्ड में होते हैं और नर्सेज ही उनका कंटिन्यूस केयर ले रहे होते हैं। नर्सेज हेल्थ केयर का ना बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। जिस हॉस्पिटल की नर्सिंग टीम वीक होती है वहाँ पेशेंट्स अच्छे नहीं होते, एकदम ये फैक्ट है, इसको समझना है। इसलिए नर्सेज का रूटीन वर्क करना, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना, अप्रोप्रिएट टाइम पर डिसीजंस लेने में हेल्प करना, ये सब सारा बड़ा रोल है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आइए, ये क्योंकि इन हॉस्पिटल कई बार मल्टीपल डिफरेंट डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट शिफ्ट्स हो रहे होते हैं, तो इसीलिए एक कॉमन कम्युनिकेशन ग्राउंड होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये वाइट बोर्ड का कॉन्सेप्ट रखा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और भी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। इस वाइट बोर्ड पे पेशेंट का सारा केयर प्लान लिखा रहता है, डायग्नोसिस लिखी रहती है, कौन कौन सी दवाएं पेशेंट को देना है, और केयर में कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उस दिन के लिए तो वो भी लिखा होता है, ताकि जब भी नर्सेज राउंड भी कर रहे हैं तो बोर्ड को देख रहे होते हैं, ताकि देख लें कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। चलिए, मतलब सबको जानकारी हो कि जो किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट को भी जानकारी हो, प्रोवाइडर्स को, नर्सेज सबको जानकारी हो। जी है कि नहीं? ठीक, बहुत अच्छा। मॉनिटर्ड केयर चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए हो सकता है, सक्शन भी चाहिए हो सकता है, कभी कभी दवाएं भी चाहिए हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स, लाइफ सेविंग कंडीशन, क्रिटिकल इलनेस के लिए, लेकिन उनको उतना भी नर्सिंग अटेंशन नहीं चाहिए। तो रेशियो के हिसाब से ये डिसाइडेड है। अगर एक नर्स 3, 4, 5 पेशेंट्स को देख रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव केयर यूनिट है। कई बार हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स भी यहाँ डायरेक्टली आ रहे हैं। इसमें मल्टीपल बेड्स हैं, हम लोगों ने इनको क्यूबिकल की तरह बना दिया है, कर्टन क्यूबिकल, ये कॉस्ट को कट करने के लिए। बट आप जैसा देख सकते हो कि इसका सेटअप ओवरऑल ऐसा है जैसा आप किसी हाई एंड जगह पे जाओगे। इसमें चार्जेस बहुत लो रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन इसका सेटअप ऐसा है कि हम पेशेंट्स को यूजुअली वो केयर प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे पेशेंट्स हैं, उधर नहीं जाएंगे, पेशेंट्स की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे। मल्टीपल डिफरेंट पेशेंट्स, हमारे नर्सेज हैं, हमारे हेड नर्स हैं यहाँ पे, अशरफ जी हैं, जैनब है, बलराम जी हैं, बहुत नया यंग ट्रेनी आए हैं, बहुत अच्छे चैम्पियन की तरह। तो मल्टीपल डिफरेंट नर्सेज, दे आर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स। ये हमारा नर्सेज का केव कह लीजिए इसको। इसी गुफा में ये नर्सेज रहते हैं ताकि हर टाइम अवेलेबल है पेशेंट को देखने के लिए। ये बड़ा वाइट बोर्ड है जिसपे कि पेशेंट्स के बारे में लिखा होता है, और कई बार हम लोगों का सारा डिस्कशन क्लासेस पेशेंट्स के बारे में यहीं पर हो रहा होता है। तो हम लोग जब भी राउंड कर रहे होते हैं तब ऐसा होता है। ठीक, सारे स्टेट ऑफ द आर्ट, लो कॉस्ट, पेशेंट्स को केयर करना बहुत आसान रहता है। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो मॉनिटरिंग स्टेशन है, यहाँ पे नर्सेज, डॉक्टर्स सारे कुछ अवेलेबल रहते हैं हर वक्त, वेंटिलेटर्स, इन्फ्यूजन, सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल है। सर, आपका ये जो थीम, एक जो आपने कहा है कि एक आईसीयू है, एक और प्रोग्रेसिव केयर जैसा आपने कहा है, तो सर मोस्टली हम लोग जितने भी अस्पताल में घूमते हैं सिर्फ आईसीयू की चर्चा होती है, लेकिन प्रोग्रेसिव केयर का चर्चा नहीं होता है। लेकिन आपके इस अस्पताल में जो है सो ये चीज़ हमें नई लगी है, और ये जानना चाहेंगे सर कि ये थीम आपने कैसे सोची और कैसे वर्क किया इस पर? श्योर। मैं एक्चुअली मेयो क्लिनिक से ट्रेंड हूँ, जहाँ पर ये आईसीयू और पीसीयू का दोनों का फंडा था वहाँ पर। सो उसमें बेसिकली प्रोग्रेसिव केयर, ये सारा कुछ बस नर्सिंग क्या रेशियो है उस पर डिपेंड करता है। हम बहुत सी चीज़ें नीचे प्रोग्रेसिव केयर यूनिट में भी कर सकते हैं, लेकिन नर्सेज का जो रेशियो है 2 पेशेंट, वो वहाँ पर आपको 1:4 मिलेगा। आईसीयू में 1:1 रहता है जनरली। तो यही मेन डिफरेंस है। ये हम लोगों ने इसलिए करा है ताकि पेशेंट का कॉस्ट हम लोग कट कर सकें और उन पेशेंट को बेटर मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर सकें, यही रीज़न है। कहीं ना कहीं काम को बांट दिया है। बिल्कुल, काम को बांट दिया है, जो नर्सेज के भी काम को बांट दिया है और हल्का कर दिया है। बिल्कुल। चलो।
ओके